जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और आज हम वर्ब ग्रुप का एडवर्ब पढ़ेंगे। ये कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि सर गुलाम अब्बास की तरफ से, जो कि डिजिटल एप्लीकेशंस के सीईओ हैं, उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है आप लोगों के लिए, जिसका कि यूट्यूब चैनल आप यहाँ से लर्न टू अर्न विद जीए यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग से मुतालिक फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग में सेल की होने वाली बहुत सी स्किल्स के मुतालिक आपको सिखाया जाता है। उससे मुतालिक आपको फ्री कोर्सेज और उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उनके मुतालिक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट फेसबुक के इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशंस जो भी चाहिए होंगी आपको नोटिफिकेशंस यहाँ से मिलेंगी, आपको नई अनाउंसमेंट मिलेंगी यहाँ से कोर्सेज के मुतालिक, और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप यहाँ से और डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग में सेल होने वाली कोई भी स्किल्स, और उसी का एक सिलसिला हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जिसका कि आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। पिछले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, एक जुमला। An almost black snake crept very quickly through the grass. जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारी स्पीच की, हमारी बातचीत की, हमारे कलाम की, हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी बात करने के लिए, बात को बनाने के लिए, अपने फ़िक्र को बनाने के लिए, तो उसमें मौजूद जितने भी अल्फाज होते हैं वो सब पार्ट्स होते हैं स्पीच का, क्योंकि उनका हर लफ्ज़ अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। अब इस जुमले में कि एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक crept very quickly through the grass, अब इसमें आपको बहुत से अल्फाज नजर आ रहे हैं जिसमें एन है, ब्लैक है, ब्लैक यानी काला, स्नेक सांप, और crept very quickly। अब ये जो इसमें ऑलमोस्ट और वेरी क्विकली है, आप बता सकते हैं कि इन अल्फाज की क्या खासियत है और ये अल्फाज क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि ये ऑलमोस्ट जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये यहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहा है, इस फिक्रे में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों लगाया गया। इस फिक्रे में आपको इसके कोई जगह, इसको लगाने का कोई मकसद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों लगाया गया है। तारीफ बयान की जा रही है। अच्छा, ऑलमोस्ट तारीफ बयान की जा रही है और वेरी क्विकली। अच्छा, अब ये इसकी खासियत बयान कर रहा है, खसूसियत जाहिर कर रहा है। टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अच्छा, उसका ये जो ऑलमोस्ट और वेरी क्विकली है ये जुमले का मतलब बयान कर रहा है। अच्छा, इस मतलब तो इसका ये हो गया कि एक एक काला सांप बहुत जल्दी से घास में से गुजर गया।
ठीक है, तो ये मतलब बयान करने को, यानी आपका मतलब है कि उसको इनहांस कर रहा है। ठीक है ज़ैनब, आपका ये मतलब है कहने का कि वो उसको इनहांस कर रहा है। ठीक है, किसी और का कोई ओपिनियन? ठीक है, ये उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, हमें उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल ठीक, इन अल्फाज का यही मकसद इसका यही होता है कि इसको मज़ीद, अब ये जो मज़ीद उसकी खसूसियत को ज़ाहिर करना, उसका मॉडिफाई करना, ये सब एडजेक्टिव भी होते हैं और बहुत से इसमें सिफ्त और वगैरह इस तरह के अल्फाज भी होते हैं जो कि जैसे हमने पढ़ा था प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउंस को करने के लिए, एडजेक्टिव्स को करने के लिए। तो अब ये जो अल्फाज हैं एडवर्ब, जिसको ये ऑलमोस्ट और वेरी क्विकली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब एड और वर्ब। अब एड को आप सिंपली समझ लो, तो एड का क्या मतलब होता है, जैसे उसको हेल्प करना, जैसे एड हो जाता है ना, एक लफ्ज होता है एड, उसको एड मिल रही है, उसको सपोर्ट मिल रही है ना। तो एड और वर्ब, वर्ब को एड यानी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये इसके अपने नाम से इसके कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ वर्ब को ही सपोर्ट करता है, वर्ब को ही, वर्ब की ही खासियत बयान करता है, नहीं। ऐसे अल्फाज, क्योंकि आप ये देखिए इस जुमले में ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक, तकरीबन काला सांप, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट का उर्दू मतलब है तकरीबन, और ब्लैक काला, तकरीबन काला सांप। तो यहाँ पे काला और स्नेक, इन दोनों में कोई भी वर्ब नहीं है, यानी एक्शन वर्ड नहीं है ना। करप्ट है, करप्ट आपका वर्ब है ना, करप्ट आपका वर्ब है। तो जो वेरी क्विकली है ये तो लग गया है वर्ब के साथ, लेकिन ऑलमोस्ट आपका लगा है ब्लैक के साथ, ब्लैक स्नेक के साथ, यानी आपके नाउन के साथ। और ब्लैक उसका, ब्लैक आपकी स्नेक की ही एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव है। ब्लैक स्नेक, यहाँ पे ऑलमोस्ट को एक दफा भूल जाएं तो ब्लैक स्नेक एंड ब्लैक स्नेक होगा। तो वही वाली बात जो आपके जवाब आपने बताई कि उसको मजीद आपको इन्फॉर्म कर रहा है, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्लैक स्नेक के बारे में वो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑलमोस्ट जो लफ्ज है, एक तकरीबन काला सांप, तो काला सांप ब्लैक स्नेक, ब्लैक उसकी सांप की खासियत है। तो इस खसूसियत को, इस सिफ्त को, उसकी खूबी को, जो कि एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव को भी सपोर्ट कर रहा है, उसको इनहेंस कर रहा है ना। यहाँ पे एक उसने कर दिया, एडजेक्टिव को इनहेंस कर दिया, उसकी खासियत को बयान किया है यहाँ पे, और यहाँ पे उसने कर दिया स्नेक क्रैप्ट, क्रैप्ट यानी जल्दी से वो गुजर गया, रेंगता हुआ रेंग गया जल्दी से, क्रैप्ट वेरी क्विकली। अब यहाँ पे वेरी क्विकली ना आता तो ठीक है, फिक्रा फिर भी बन जाना था, लेकिन ये मजीद हमें बता रहा है कि उसकी रेंगने की रफ्तार कितनी थी, तो वो किस स्पीड से गुजरा। तो यहाँ पे क्रैप्ट, क्रैप्ट जो कि रेंगना, जो कि वर्ब है, यहाँ पे वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसने एडजेक्टिव को सपोर्ट कर दिया और दूसरा उसने वर्ब को सपोर्ट किया, है ना, उसको इनहांस किया, उसकी खसूसियत को बनाया। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, एडजेक्टिव ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लैक को उसने किया, और वर्ब हो गया उसका क्रैप्ट। तो उसके लिए एडवर्ब्स हमारे उसमें कौन से हो गए, ऑलमोस्ट और वेरी क्विकली। इन दो लफ्जों ने वेरी क्विकली और ऑलमोस्ट और वेरी क्विकली ने उनको इनहांस किया, एडजेक्टिव और वर्ब को। तो ये दो अल्फाज हमारे हमें एडवर्ब मिल गए। तो एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन देखें कि एडवर्ब क्या होते हैं,
तो एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं, एन एडवर्ब is a word used for qualifying the meaning of a verb, adjective or other adverbs. ठीक है, जो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे मजीद एडवर्ब्स को भी ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उनको मीनिंग्स को बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अल्फाज जो किसी फेल यानी वर्ब, किसी एडजेक्टिव यानी इसमें सिर्फ जिसको उर्दू में कहते हैं एडजेक्टिव, या दूसरे एडवर्ब्स की किसी खसूसियत को जाहिर करें, एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स को उर्दू में मुतालिक फेल कहा जाता है। तो ये हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ आगे टाइप्स होती हैं एडवर्ब्स की। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, 3 तरह के ये होते हैं। एक सिंपल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एक हमारा सिंपल एडवर्ब होता है, एक हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, और एक रिलेटिव। अब ये तीनों किस तरह के होते हैं और ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये अपने हिसाब से जो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। तो वो कैसे हम पहचानेंगे कि ये एडवर्ब है और ये सिंपल एडवर्ब है, और अगर ये जुमले में आया हुआ है तो इसको ये एडवर्ब है या कि कुछ और है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कभी कभी, तो आपने ध्यान से इसके नोट्स बनाने हैं साथ साथ, क्योंकि ये अक्सर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में अक्सर कंफ्यूजन हो रही होती है। तो सबसे पहले सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल को हम देखते हैं, सिंपल एडवर्ब्स को। सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब ज्यादातर एक वर्ड को ही क्वालिफाई करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, जिसके साथ वो अटैच्ड होता है, जिसके साथ लिखा जा रहा होता है, सिर्फ वो एक वर्ड का होता है और एक ही लफ्ज की तस्दीक कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, ही केम क्विकली, या फिर डू इट वेल। अब ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत से अल्फाज ये आपको बहुत सारे डिफरेंट आपको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जुड़े हुए लगते हैं। कभी ये आपको नाउन के साथ लगे हुआ मिलेगा, कभी प्रोनाउन के साथ। तो ये अपने ध्यान से चीज़ों को देखना है कि अब इसमें ये केम के साथ लगा, ठीक है ना, केम आपका वर्ब है, तो वर्ब के साथ आपका क्विकली आ गया, तो क्विकली इसमें एडवर्ब है, क्योंकि उसने केम को मजीद उसने डिफाइन किया। ठीक है ना, अगर अकेला भी आता ही केम, ठीक है, यहाँ तक उसका जुमला तो बन ही गया था, वो आया, लेकिन वो जल्दी से आया, ही केम क्विकली। ठीक है, उसने मजीद उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसके आने के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जल्दी से आया। तो केम क्विकली, तो ये हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। अब यहाँ पे डू इट वेल, इसको अच्छे से करो, तो इट जो है यहाँ पे, इट यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, तो इट को ये डिफाइन कर रहा है वेल, डू इट वेल, इसको अच्छे से करो।
ठीक है। इट हमारा प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको कभी प्रोनाउन के साथ लगा हुआ मिलेगा मोस्टली। देखें, यही चीज जो मैंने पहले भी कही कि आपने ये आपको एक्शन वर्ड वर्ब को भी करता हुआ मिलेगा, कभी आपको ये एडजेक्टिव को के साथ लगा हुआ मिलेगा, कभी ये दूसरे एडवर्ब के साथ लगा हुआ मिलेगा। वहां पे 2 एडवर्ब्स मिले हुए हैं, जब हम फ्रेजेस में हम पढ़ेंगे तो मजीद आपको पता चलेगा कि 3 एडवर्ब्स भी एक साथ लिखे हुए होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को ही इनहेंस कर रहे होते हैं, और ये आपको प्रोनाउन के साथ भी लगा हुआ मिल सकता है। इसीलिए ये एग्जांपल आपको दी है कि डू इट वेल, इसको अच्छे से करो, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन को इनहेंस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट बतौर प्रोनाउन। तो वो लफ्ज जो किसी ऐसे लफ्ज को वाजे करे, मजीद वाजे करे, जिसके साथ वो लिखा हुआ होता है, जिससे रिलेटेड होता है, जिससे मुंसलिक होता है। ठीक है, तो इसकी मजीद आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी मजीद इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, काइंड्स, इसकी एग्जाम है काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स। इनके इस्तेमाल के लिहाज से इनको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें के एक है जो कि क्वालिटी या मैनर को डिफाइन कर रहे होते हैं, क्वालिटी और मैनर। फॉर एग्जाम्पल he did his work slowly। ठीक है, क्वालिटी को बता रहा है, he did his work, वर्क के साथ है ये। ठीक है, वर्क स्लोली, वर्क को डिफाइन कर रहा है। तो वर्क हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और स्लोली हम उसका एडवर्ब हो गया, क्योंकि उसने उसको डिफाइन किया, उसकी खुसूसियत को बताया, उसकी क्वालिटी को बताया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इसकी टाइप है क्वांटिटी, क्वांटिटी और डिग्री, जिसमें कि इसकी एग्जांपल है, जैसे लफ्ज होता है वेरी और लेस। ठीक है, लेस, वेरी, फ्यू, तो ये आ जाता है आपके क्वांटिटी में, अल्फाज आ जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल हो सकती है ही इज वेरी क्लेवर। ठीक है, ही इज वेरी क्लेवर। अब यहाँ पे ये किसको डिफाइन कर रहा है? क्लेवर क्या है? क्लेवर पहले ही एडजेक्टिव है ना, ही की है वो, ही इज वेरी क्लेवर, तो क्लेवर को वो कर रहा है, क्लेवर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब है। अब नंबर, ये किसकी काइंड है? नंबर। नंबर के क्या एग्जाम्पल है? नंबर कौन से होते हैं? नंबर वाले अल्फाज होते हैं सेल्डम, फिर बिफोर, सून, इस तरह से, कितनी बार हुआ, कितनी दफा किया, है ना, ऑफन। तो ही सेल्डम फेल्ड, कि वो मुश्किल से ही फेल होता है, वो कभी फेल नहीं हुआ। और ही ऑलवेज, ऑलवेज भी जो होता है, ही ऑलवेज वेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कुछ डिग्रीज होती हैं, ऑलवेज, वेरी ऑफ्टन, फ्यू टाइम, ठीक है ना, सम टाइम्स। तो अगर आप हमेशा एक काम करते हो तो उसके लिए ऑलवेज करते हो, अगर बिल्कुल नहीं करते हो तो उसके लिए नेवर, नेवर अगर 0% है, नेवर। और अगर आप
50-50%, कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो उसके लिए समटाइम्स। तो ये आपके नंबर्स को, उसकी कितनी दफा एक काम किया गया है उसको जाहिर करता है, नंबर्स को। इसी तरह से इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि ही डिड दिस बिफोर, सॉरी, टाइम। अब फोर्थ आ गई हमारी इसकी काइंड के जो टाइम को जाहिर करता है। टाइम के लिए he did this before, इसने पहले भी ये किया हुआ है, ठीक है। he did this before, या फिर he will soon come, या फिर he will come soon, he will soon come soon भी हो सकता है, soon come भी हो सकता है, ठीक है। फिर एक होते हैं प्लेस, प्लेस को डिफाइन करते हैं। वो सही क्लियर हो रहा है? ये वाले सेक्शन के बाद अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप नोट करके रख लीजिएगा। प्लेस यानी प्लेस को कौन से अल्फाज जाहिर करते हैं? हेयर, देयर, ठीक है। तो वी मस्ट रेस्ट हेयर, फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट रेस्ट हेयर। फिर किसी चीज को इकरार करने के लिए या इनकार करने के लिए, या तो उसकी नफी कर रहे हैं या उसको अफर्मिंग और डिनाइंग। डिनाइंग, तो इसके क्या एग्जांपल हो जाएगी? यानी एक पक्का कर रहे हैं, आप किसी चीज का इकरार कर रहे हैं, उसको उसकी तस्दीक कर रहे हैं, ठीक है। या तस्दीक करना या इनकार करना। तो तस्दीक करने के लिए जैसे कि श्योरली, सर्टनली, ठीक है ना। ही विल सर्टनली, काम, वो जरूर आएगा, वो लाजमी आएगा, वो यकीनन आएगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया he did not come। अगर आप बता रहे हो एक चीज, आप बता रहे हो कि वो काम नहीं हुआ था, उसकी नफी कर रहे हो, he did not come, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आपका, सब क्लियर हो रहा है आपको? एनी कंफ्यूजन? जी, ओके, सब क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एक टाइप हमारी कंप्लीट हो गई, जो कि सिंपल एडजेक्टिव्स की थी, ठीक है। अब दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, सॉरी, सिंपल एडजेक्टिव और सिंपल एडवर्ब्स की। तो एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अच्छा, एक बताएं, एडजेक्टिव के साथ एक प्रोनाउन की एक टर्म थी जिसमें दोनों कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन हो सकती है कि वो है या वो है, वो कौन सी वाली टाइप थी? प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट? असद अली बताएं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कोई एग्जांपल दें। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, उसकी क्या पहचान थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की? बाकी लोग भी, सिर्फ असद अली नहीं, बाकी लोगों से भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जल्दी से बताइए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की क्या थी, मुझे भूल रही है। तो प्लीज आप क्या मुझे हेल्प कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? इज दिस योर बुक? ओके, और अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा?
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या पहचान में फर्क है? अच्छा, ये होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे कि सवालिया, इसके नाम से पता है इंट्रोगेटिव सवालिया चीजों के लिए होता है, सवाल पूछने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जुमले होते हैं। तो द इंट्रोगेटिव adverbs are those which are used for asking questions, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, for asking questions। जैसे कि इसके लिए भी वही वाली हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर 6 उसकी काइंड्स पढ़ी है ना, क्वालिटी और मैनर, क्वांटिटी और डिग्री, नंबर, टाइम, प्लेस और एक कॉज, ठीक है ना। बाकी सारी उसकी वही हैं 5 काइंड्स, 5 जो एग्जाम है उसकी, और एक उसका जो उसमें अफर्मिंग और डिनाइंग है, इसमें है कॉज, वजह उसका। तो क्वालिटी और मैनर के लिए होता है हाउ डिड ही डू दिस, ठीक है, हाउ डिड ही डू दिस, वो ये कैसे करते हैं, इसमें वो मैनर, ठीक है ना, मैनर की बात आ गई। क्वालिटी और मैनर, तो इसमें उसमें मैनर की बात आ गई, क्वालिटी और मैनर। हाउ डिड ही डू दिस, तो यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब, हाउ डिड ही डू दिस। फिर हमारा है क्वांटिटी और डिग्री। देखें यहाँ पे हाउ डिड, ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ आई? अच्छा, बल्कि आप मुझे बताएं हाउ डिड ही डू दिस में ये एडवर्ब यहाँ पे ये किस, मतलब क्या ही ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, मतलब किस वाले लफ्ज के बारे में उसको ऐड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है? डू को कर रहा है, डिड को कर रहा है, दिस को कर रहा है, किसको कर रहा है? विच क्लास, अच्छा, ओके ओके। मैंने कहा साजिद हुसैन कह रहा है विच क्लास, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास में आपने प्रोनाउन पढ़ाया था, एडजेक्टिव प्रोनाउन। अच्छा, आप वो एडजेक्टिव की बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, शाबाश, गुड। यानी लग रहा है ना कि आप लोग क्लासेस ले रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो विच इज दिस बुक, विच बुक इज दिस, ओके। एडजेक्टिव इज बुक इज योर बुक है या, अच्छा, यहाँ पे एक असद अली कंफ्यूज लग रहे हैं, हिज बुक इज योर बुक, इज इट, ओह ओके, यहाँ पे वो है। अच्छा, विच इज दिस बुक, विच बुक इज दिस, ठीक है ना, विच बुक होगा, यस, विच बुक इज दिस उसका एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इज दिस योर बुक, तो योर बुक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और विच बुक इज दिस इज एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हम्म शाबाश। तो यानी पता चल रहा है कि ये बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं और ध्यान से ले रहे हैं। अच्छा, तो वो हो गया था आपका विच बुक इज दिस, ओके। अब यहाँ पे देखें कि हाउ डिड ही डू दिस, यहाँ पे ये किसको इनहेंस कर, किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है हमारे क्वेश्चन के साथ लगा, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ लगा, डिड के साथ। उसने ये कैसे किया?
तो डू को कर रहा है ना, हाउ डिड। लेकिन यहाँ पे ऐड किसको कर रहा है, अपने डू को, जी एक्शन वर्ड को कर रहा है। हाउ डिड ही डू दिस, तो क्वालिटी और मैनर, यहाँ पे मैनर हो गया इसका। सेकंड हो जाएगा इसका सेकंड क्वांटिटी और डिग्री। क्वांटिटी और डिग्री इंट्रोगेटिव में कैसे होगी, वहां पे थी वेरी और लेस और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे है एज अ डिग्री हो रहा है, वहां पे क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी, और यहाँ पे यानी हाउ फार इज दिस रिपोर्ट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फार है, ये हमारा उसका के कितनी कितनी ठीक है। अब अगर यहाँ पे कि ये हाउ इज दिस रिपोर्ट ट्रू, तो भी हो जाना था कि ठीक है, ये कैसे ये रिपोर्ट ठीक है या सही है, कैसे। तो यहाँ पे कितनी सही है, हाउ फार, कितनी। तो हाउ को ये ऐड कर रहा है फार, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अब हमारा नंबर है, नंबर हमारा हो जाएगा हाउ मैनी। हाउ मैनी के साथ हाउ मैनी पर्सन्स केम, हाउ मैनी पर्सन्स केम। तो ये हाउ के साथ ये जो मैनी लगा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। हाउ के साथ ये जो मैनी है। और फिर क्या थी हमारी फोर्थ काइंड, ऊपर हमने कौन सी पढ़ी है, प्लेस। प्लेस में जैसे वहां पे थी हेयर और देयर, तो वैसे प्लेस को इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में कौन सा वर्ड यूज होता है, वेयर, है ना, कहाँ। कहाँ इज रिलेटेड टू प्लेस, जब किसी प्लेस के बारे में बात करनी हो तो वहां पे व्हाट वाई नहीं लगता, वहां पे वेयर होता है। तो वेयर डिड ही गो। और फिर हमारी आ जाएगी कॉज, वहां पे तो यहाँ अच्छा अच्छा, एक सॉरी, टाइम टाइम भी रह गया यहाँ पे, है का 5 होते 6 होने चाहिए थे, कॉस 6 नंबर पे थी। तो टाइम है, तो टाइम टाइम वहां पे तो हो गया था सून, देन, है ना, टाइम उसके लिए होता है। तो यहाँ पे टाइम क्वेश्चन में कैसे होता है, क्वेश्चन में अगर टाइम टाइम के लिए करने के लिए कौन सा, हम अगर कोई टाइम के बारे में बात करनी है तो हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मतलब टाइम एज इट इज टाइम नहीं कि आप 9:36 और इन नंबर्स, टाइम नहीं। टाइम सेंस, जो अल्फाज सेंस मेक करते हैं टाइम, टाइम के बारे में बात करने के लिए, या उसका मतलब होता है। तो ये बताएं आप, आम जिंदगी में बातचीत में हम करते थे टाइम के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कि अगर आपने पूछना हो कि नहीं, क्वेश्चन में कि वो कब आया था, ऐसे पूछते हैं ना, वो कब आया था। तो जब आप कब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो कब का मतलब होता है आप टाइम पूछ रहे हैं, है ना। जी, जब आप कब कब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो कब जो है वो हमारा एडवर्ब है। When did he come? When did he come? अभी आपने बहुत से लोग डिड के साथ केम यूज कर रहे होते हैं, तो ये आप टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट लगता है फॉर्म वर्ब की।
और फिर हो गया कॉज। कॉज के लिए कौन सा एडवर्ब होता है? जब हम पूछते हैं कि वजह क्यों, ठीक है। तो जब हम क्यों यानी वाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वाई डिड ही से दिस, तो ये हमारा एडवर्ब है वाई। ठीक हो गया। तो ये हमारे आपको ये 6 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, जिसमें है हाउ डिड ही डू दिस, हाउ फार, हाउ डिड, ये डिड को इसने किया था अपने इंट्रोगेटिव वर्ड को, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वर्ब को यहाँ पे। तो हाउ डिड को किया था, यहाँ पे इसने फार को किया था, हाउ फार। तो ये हमारा वर्ब एडवर्ब हो गया। फिर यहाँ पे नंबर मैनी के साथ आया, तो यहाँ पे हाउ एज एन एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इसने मैनी को मॉडिफाई किया है। और फिर यहाँ पे प्लेस के लिए वेयर आया, वेयर डिड ही गो, डिड ही गो, ओके, डिड ही गो, क्या वो गया, ओके फाइन, ये हो गया एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया अपने आप में, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड ही गो, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ गया, तो कहाँ के लिए आप उसके साथ जब वेयर लगा दोगे तो वेयर आपका एज एन एडवर्ब आया यहाँ पे, ठीक है। वेयर डिड ही गो। अब वैसे आप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे व्हाट, व्हेन, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आप ये अल्फाज नॉर्मली आप लगा देते हो, हाउ, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ WH वर्ड्स नहीं है, ये अपने आप में अपने जो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके हिसाब से इनके एक अलग से इनकी एक पहचान है, इनका कोई नाम है, इनकी एक हैसियत है, तो उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब है। नॉर्मली हम इनको सिर्फ वेयर, व्हेन, WH वर्ड के तौर पे जानते हैं। तो जब ये डिड ही कम, ओके, ये क्वेश्चन हो गया डिड ही कम, लेकिन जब डिड ही कम इस क्वेश्चन में हमने लगा दिया, हमने पूछना है कि वो कब कब आया था, तो व्हेन लगा दिया। तो जहाँ पे व्हेन ने डिड को मॉडिफाई किया, उसको मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, इंफॉर्मेशन ली, तो उसके लिए व्हेन हमने यूज किया, तो वो एडवर्ब हो गया, ठीक है। फिर हमने पूछा, एक है डिड ही से दिस, क्या उसने ये कहा था, ठीक है। अगर सिर्फ इतना होगा कि क्या उसने ये कहा था, ठीक है, डिड ही से दिस, क्या उसने ये कहा था। अब ये फिर आ जाता है उसने ये क्यों कहा था। अगर ये कहा जाए उसने ये कब कहा था, डिड ही से दिस, ओके। अब कहा जाता कि व्हेन डिड ही से दिस, तो वहां पे फिर वो टाइम होता, टाइम एडवर्ब होता। और अगर यहाँ पे आ गया वाई, वाई डिड ही से दिस, तो कॉज हो गया। और अगर ये कहा जाता वेयर डिड ही से दिस, तो वो प्लेस में आ जाता, ठीक है ना, वेयर डिड ही दिस, वेयर डिड ही से दिस, ठीक है। तो और फिर हम इस पे लगा देते हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम डिड ही से दिस, उसने कितनी दफा ये कहा, तो वो पे हमारा नंबर हो जाता, उसकी काइंड हो जाती। फिर उसने कितनी दूर तक वो कहता हुआ गया, हाउ फार डिड ही गो टू से दिस, ठीक है, वो कब तक बोलता रहा या कब तक वो ये कहता रहा। फिर हो जाता है, फिर है डिड ही से दिस, हाउ डिड ही से दिस, उसने ये कहा कैसे, उसने ये कैसे कहा, उसका ये मैनर आ गया, ठीक है ना, या उसमें क्वालिटी, उसने ये कैसे कहा। ये भी आ सकता है कि किस तरीके से कहा, यानी तरीका क्या था, अच्छे तरीके से कहा, बुरे तरीके से कहा, पोलाइटली कहा, या किस तरह से कहा। पोलाइटली, अगर पोलाइटली वर्ड हो गया तो वो एडजेक्टिव हो गया, उसने कैसे कहा। और अगर मैनर, तो वो भी उसने ये कैसे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गए, ठीक है। यानी ये हमारे सवालों की नवीयत को मजीद नवीयत तय करता है कि हम उस सवाल में पूछना क्या चाह रहे हैं, उसमें मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है कि हम उस सवाल में कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमें मजीद एक्सप्लेन करता है। तो उनको पूछने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो वाले हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, जो हमारे सवालों को मजीद मॉडिफाई करते हैं कि हम उस सवाल में क्या चीज पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हमारा आगे आ जाएगा डू को या डिड को। डिड को किया, हमारे ये क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस को, डिड, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए हम डिड यूज करते हैं, है ना। अपना जो भी आपका होगा ना, सिर्फ लागी डिड, अगर डू है, अगर हैव हैड है, कोई किसी भी टेंस में ये बात हो सकती है। तो उसके साथ जब इस सेंस के साथ आप ये लफ्ज इस्तेमाल करोगे, इन सेंसेस के साथ जो अभी बताई, तो इस मकसद के लिए तो वो एडवर्ब्स होंगे, और वो अपने क्वेश्चन को, वो अपने पूरे जो वो आपका क्वेश्चन है ना, उसको इनहेंस, उसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरे क्वेश्चन को। सिंपल, आप सिर्फ ये देखें, आपके पूरे क्वेश्चन को कर रहा है, पूरे सवाल को कर रहा है। उसमें उसने डिड को किया, क्योंकि डिड आपका सवाल है। सवाल करने के लिए जो अपने अल्फाज है, जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन अगर आप सिंपली इसमें डू और डिड में आप कंफ्यूज ना हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपका एक सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, उस सवाल में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने आपने मजीद पूछना है कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपके पूरे सवाल को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आप डिड डू में ना जाएं, ना इसमें ये जाएं कि उसमें उसने से को किया है, इसने यहाँ पे उसने कम को किया है, नहीं, उसने पूरे सवाल को किया है। डिड ही कम, आप उसमें बात क्या पूछ रहे थे? तो वैसे कहा जाए तो वाई डिड ही से दिस, उसने ये क्यों कहा? तो यहाँ पे से मुतालिक है, हम से के बारे में बात करने के बारे में सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको आने के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसके करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने डू को किया। ओके, तो अब हमारे हो गए ये टू हो गए हमारे। मॉडिफाई द सेंटेंस, हाँ, जो आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस को, हाँ, आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है। वैसे ये एडवर्ब्स वर्ब से रिलेटेड होगा आपके, ठीक है। से, कम, गो, गो का, गो से मुतालिक है वेयर, वेयर डिड ही, लेकिन किसके बारे में पूछ रहे हैं? गो के बारे में। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया? फिर हाउ डिड ही, उसने ये कैसे डू किया? हाउ डिड ही दिस, उसने कैसे ये डू किया? कैसे किया? किया के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डू को कर रहा है। तो यहाँ पे हाउ मैनी पर्सन्स, मैनी, ठीक है, तो ये हमारे वर्ब्स को कर रहे हैं। हाउ मैनी पर्सन्स, पर्सन्स में वो नाउन को कर रहा है। चले, ये हमारी टू टाइप्स हो गई, उसके साथ उनमें उनकी काइंड्स हो गई, उनकी एग्जाम। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं, अब यहाँ पे तो आपने देखा कि वो उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, जिस अल्फाज के साथ किसी प्रोनाउन के साथ भी लगे हुए हैं, या जैसे ये देखें यहाँ पे हाउ मैनी पर्सन्स, यहाँ पे क्या था? हाउ मैनी पर्सन्स केम, कितने लोग आए, तो यहाँ पे पर्सन्स को कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन्स एज अ नाउन,
तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडवर्ब के एडवर्ब को भी और एडजेक्टिव को भी करते हैं ये मॉडिफाई। अब वहां पे तो हुआ कि वो उनको मॉडिफाई करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स के दो फंक्शंस होते हैं। इसका एक फंक्शन तो होता है कि वो इसके एनहांस का मॉडिफाई कर रहा होता है, और दूसरा ये होता है कि वो उसको मिला रहा होता है जुमले के दो हिस्सों को, यानी एज अ कंजक्शन यूज हो रहा होता है। कंजक्शन आप पढ़ चुके हो ना? नहीं, वो भी आना है। प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन नहीं अभी पढ़ा, चलो ठीक है। तो वो मिलाने के लिए भी अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। I do not know where she was born. अब यहाँ पे ये लव्स, सॉरी, ये सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते थे। I do not know. I do not know, मुझे नहीं पता, सेंटेंस खत्म। फिर she was born somewhere. वो कहीं पैदा हुई थी, मुझे नहीं पता। She was born somewhere, वो कहीं पैदा हुई थी। अब एक दूसरी एग्जांपल है, this is the place where he died. अब इसको, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is the place period, this is the place he died here। ठीक है, बात हमारी ऐसे भी हो गई, हमने वो दो जुमलों के साथ कर दी, लेकिन हमने इन दो जुमलों को मिला दिया, वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। एक आपका ज्यादा, आपके एक ही सेंटेंस में बात खत्म हो गई। तो इन दो जुमलों को, दिस इज द प्लेस ही डाइड हेयर, इनको मिलाने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? वेयर। इसने उन दोनों को जोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा कंजक्शन हुआ। और ये हमारा हो गया रिलेटिव, यानी इसने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का एक ताल्लुक बना दिया, इन दो रिलेट कर दिया। तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। सही है। और इसमें हमारा आई डू नॉट नो वेयर शी वॉज बोर्न। ठीक है, ये दो जुमले थे, लेकिन इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया, तो वेयर को हमने ऐड किया और वो आपका एक जुमला बन गया, और ये जिस लफ्ज ने उसको मिलाया वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। तो अब ये क्वालिफाई कर रहा है कि वेयर शी वॉज बोर्न, वो कहाँ पैदा हुई थी। ठीक है, उसके बोर्न होने को एक तो मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरा ये इसको मिला रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो ना सिर्फ आपके नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, उनको मजीद डिफाइन करते हैं, बल्कि फिक्रों को आपस में मिलाते भी हैं। यानी एक तरफ तो एडवर्ब हो और दूसरी तरफ कंजक्शंस हो, तो उनको क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स। तो यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे एग्जांपल इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। रिलेटिव एडवर्ब not only
qualifies any part of speech, ठीक है, ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। But also connects sentences। और ये अल्फाज जो होते हैं, ये वाले होते हैं, ये सब जो हैं ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, जैसे as, how, then, when, I woke up when he came। ठीक है, तो दरमियान में आ गया, ये भी हो सकता है I woke up पीरियड, he came then। तो when, where, while, why, whereas और whereby। तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। where, why, whereas, where, while, why, whereas, whereby। आप ये बता रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं where, why। ओके, तो ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए, और इस तरह से हमारा जो एडवर्ब है वो कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, वरना हम एक जल्दी से इसकी एक एक्सरसाइज आपसे मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो pick out the adverbs from the following sentence। अच्छा, आपके जहन में इतने हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हमें अगर ये लफ्ज़ों का नाम ही पता होगा या हमें नहीं भी पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारी जिंदगी में ये मालूम होने से क्या आसानी पैदा होगी और ना मालूम रहने से क्या मुश्किल होगी? अगर किसी के जहन में ये क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनको कोशिश करूंगी कि मैं उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूं कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। इसका एक है, फर्स्ट, द बॉय लाफ्ड लाउडली। अच्छा, ओके, साजिद हुसैन ने कहा कि ग्रामर के हिस्से हैं, मस्ट रीड करने चाहिए, बाकी आप बता दें। ठीक है। नो मैम, बेसिक के बगैर एडवांस के साथ एडवांस कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक। हसनैन मेहंदी कह रहे हैं जी एक्सप्लेन कर दें। और ओके, तो जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो, सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं, कोई भी आप फिक्रा लिखते हो या बोलते हो,
अगर आपको पता नहीं होगा कि उस लफ्ज़ का मतलब क्या है और आप वहाँ पे आपने बोलना कुछ और है और लिख आप कुछ और दोगे और आपके ज़हन में होगा कि इसका ये मतलब है, लेकिन आप लफ्ज़ उसकी जगह पे लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करना है लेकिन कर कोई और रहे होगे, तो आपका तो हो गया काम खराब। तो इसलिए आपको ये सब पता होने चाहिए। अब इसके बाद ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजेस, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको मज़ीद पता चलेगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ के आए हैं। अब वो फ्रेजेस जब हम क्योंकि फ्रेजेस जो हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बन रहे होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी हुई और फ्रेजेस, अब फ्रेजेस आप ज़िंदगी में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इडियम्स के तौर पे करते हैं, कभी आप उसको समझ रहे होते हैं ये एक मुहावरा है, कभी समझ रहे होते हैं कहावत है, लेकिन आप उनको ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब इनको आप लिखने में इस्तेमाल करते हो, आपको कौन-सी फ्रेज़ कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है, आपको एक जुमले के अंदर वो लफ्ज़ कब लिखना है, कहाँ लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, अब एक लफ्ज़ होता है नाउ, अब। सिंपल सा आपको पता भी होगा उसका रूल होता है कि या तो वो इंग्लिश के जुमले में या तो वो पहले लगता है या बाद में लगता है, कभी भी जुमले के दरमियान में नहीं लगता। नाउ, ठीक है ना? तो लेकिन अगर आप लिखते हुए नाउ को दरमियान में लिख दिया है आपने या ना पहले लिखा ना बाद में लिखा। अब नाउ क्या है? नाउ एक प्रेपोज़िशन है, जो कि हम प्रेपोज़िशन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है? फिर इनके पोज़ीशंस होती हैं, बॉय लाफ्ड लाउडली, तो अगर आप लिख दो लाउडली लाफ्ड, द बॉय लाउडली लाफ्ड। अब आपको पता ही नहीं है कि इसकी पोज़ीशन क्या है, आपने वो सेंटेंस में लिख दिया, आपने अपनी तरफ से बड़ी लफ्ज़ भी भर दिए, आपने लिख भी दिया, लेकिन उसकी सेंस मेक नहीं आप कर रहे होगे, ठीक है ना? उस सेंटेंस की कोई मफ़हूम उस तरह से क्लियर नहीं हो रहा होगा और कोई पढ़ रहा होगा, तो उसको पता चल रहा होगा और सारे आपको इंटरनेट पे आपको पता है, इंटरनेट पे भी या फिर जब आप प्रोफ़ेशनल एक एनवायरनमेंट में होते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं, तो वो ऐसे लोगों की नज़रों से गुज़रते हैं जो कि पढ़े-लिखे होते हैं, उनको पता होता है इंग्लिश का। तो वो जब देखेंगे तो वो कहेंगे इस इंसान को तो लिखने नहीं आता, इसको इसको तो पता नहीं है। तो अगर आप लिखने का भी नहीं है, अगर आप वेबसाइट बनाते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो और दूसरों से लिखवाते हो, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास वो नज़र ही नहीं है कि आपको एक कंटेंट राइटर लिख के दे रहा है, वो कुछ भी लिख के दे रहा होगा। आप कहोगे, "ठीक है, ये 4 लफ्ज़ इसने अंग्रेज़ी के लिख दिए हैं, मेरे से थोड़ी-सी इसको इंग्लिश इसका मतलब है ज़्यादा आती है, मैं तो उर्दू में लिखता हूँ, ये इसने इंग्लिश में लिख दिया, वेल एंड गुड, ये मेरे लिए ओके का सीन है। नहीं, लेकिन अगर आपको पढ़ोगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि इसने नाउ जुमले के बीच में लिख दिया हुआ है। जहाँ पे आपने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है। जहाँ पे लाउडली दरमियान में नहीं आना चाहिए, एंड में आना चाहिए, वहाँ पे उसने दरमियान में लिखा हुआ है। तो जब आप उसको आपको खुद को पता होगा, अगर आप खुद लिख रहे हैं या कोई लिख रहा है, अगर आपको पता होगा, तो ही आप खुद भी सही से लिख सकते हो और दूसरे की भी गलती को पढ़ सकते हो। तो इस तरह से एक तो किसी के पास जब वो काम जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ जी, इस इंसान को अपना काम आता है। अगर आप लिखवा के दे रहे हो या खुद लिख के दे रहे हो और चाहे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, वो कहेगा अच्छा ठीक है, हैं तो ये लल्ले। इनको पता कोई नहीं है कि पहले लगाना है, ये लफ्ज़ कहाँ लगाना है और यहाँ पे आया यही लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था। तो पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है, तो जिस इंसान की कम्युनिकेशन, उसकी ज़बान भी उसकी सही फ्लुएंट होती है, उसमें रवानी होती है और अच्छी होती है, वही अपने बिज़नेस में भी कामयाब होता है और अगर वो आप जॉबियन हैं, तो भी आपकी साख वहीं पे बनती है कि हाँ, इस इंसान को अब पता है अपने काम का और ये पढ़ने-लिखने से ताल्लुक़ रखता है। अगर पढ़ता-लिखता है, तो ये अपनी स्किल पे भी काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बहुत सारे उसमें पैसे खर्च होने बच जाते हैं, अगर आपको खुद को लिखना आता है, ठीक है, अपने टाइम मैनेज करने के लिए आप सारे काम खुद नहीं कर सकते हो, आपने राइटर हायर कर लिए, आप एक वेबसाइट चलाते हो, एसईओ से रिलेटेड आप हो, आप ऑन पेज के लिए मीट है आपका कंटेंट,
आप वो रखते हो, लोगों को रखते हो, और अगर कोई गलत लिख के दिया जा रहा है तो आप उसको पैसे दिए जा रहे हो, तो आपको तो पैसे का ज़िया हो रहा है, आप गलत लोगों पे कर रहे हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर गलत इंग्लिश लिख रहे होते हैं, जितने भी ये ऑनलाइन लिख रहे होते हैं। कम ही होते हैं जिनकी अच्छी होती है, वरना किसी का एडवर्ब कहीं पे और लिखा गया होता है, किसी का एडजेक्टिव कहीं और लिखा गया होता है। और इवन पाकिस्तानी भी पढ़ें, और जो एक टेक्निकल बंदा कहता है कि मैं तो इंजीनियर बन के आ गया हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आ गया हूँ, मुझे तो यही काफ़ी है, लेकिन वो क्लाइंट अगर वो उसको ग्रिप नहीं है अपनी लैंग्वेज पे, और उसको अल्फाज की उसको पहचान नहीं है, इवन अगर आप उर्दू में बोलते हैं और अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आपको यही नहीं पता, तो आप एक मैच्योर और आप एक अच्छी कंपनी के, एक बड़ी कंपनी तक आप कभी भी रीच नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे क्लाइंट्स बना लोगे जो कि आपके ही लेवल के होंगे, अगर आप उस लेवल पर ही रहते हो, समझ के, अपनी समझ और अपनी एजुकेशन की जिस लेवल पे रहोगे, उसी लेवल के क्लाइंट्स बनाओगे, और उसी लेवल के लोग हायर करोगे, और उसी लेवल के लोगों से हायर करवाए जाओगे। लेकिन अगर आप की ज़बान अच्छी है, ज़बान बोलने में अच्छी है, कम्युनिकेट करने में अच्छी है, लिखने में अच्छी है, चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर उसमें आपकी ज़बान अच्छी है, तो आप बेहतर लोगों से आपका नाता जुड़ेगा, आप उनसे कनेक्ट करोगे। आप जब बात अच्छे से समझा सकते हो, आप एक्सप्रेसिव इतने और फिर उतनी मतलब वो बात की और वो ही अल्फाज लगाए जो इसकी ज़रूरत थी, तो अगले बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ, इस इंसान को, ये इंसान के साथ मैं चाहे काम करूं या इसके लिए नेटवर्किंग इसके साथ कर लूं। अब नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी है, वो कहेगा ठीक है यार, ये इस इंसान के साथ मुझे बात करके बड़ा अच्छा लगा, ठीक है इसके पास वो स्किल नहीं है जो इसको आती है, तो मैं इसको किसी और से मिलवा देता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, और उसके पास इसकी स्किल को या तो खरीदने या बेचने की सलाहियत है। तो कुछ लोग सिर्फ आपकी बातचीत और आपके राइटिंग स्किल से और आपके कम्युनिकेशन स्किल से ही मुतासिर होकर आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और आपकी इस लिहाज से नेटवर्किंग बढ़ती है, और नेटवर्किंग बढ़ती है तो आपको पता है कि खुदा वो वसीले खोल रहा होता है। कोई भी आपका जो नेटवर्क में आपका कोई भी कनेक्शन है, वो आपको कभी नहीं पता कि वो आपके पास कौन सा काम लाने का, आपकी ज़िंदगी में कौन से काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए उसको खुदा उसको वसीला बना सकता है। ठीक है, ये तो खैर होगी फिलोसफिकल बात के इम्प्रेशन के लिए, लेकिन टेक्निकल बात करूं सीधी, तो फ्रीलांसिंग में आपको इंग्लिश अगर नहीं आपको समझ है, तो आपका इंटरनेट पे बैठना बेकार है, और इंग्लिश के अल्फाज का नेचर क्या है, वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और अगर आपको उर्दू में भी अगर आपको पता नहीं, आप पूरे तरीके से आप वो बात नहीं लिख सकते हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जब अल्फाज की कमी है, तो आप क्वेश्चन पूछने से घबराते रहोगे, आप जवाब देने से घबराते रहोगे। जब ऐसे होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पास वो स्किल मौजूद हो सकती है, लेकिन आपने वो चीज़ आपकी दबी रह गई, आपकी वहीं पे रुकी रह गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आप लैंग्वेज में लैग करते हो, और लैंग्वेज में क्यों लैग करते हो? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस जगह पे कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल होना है और वो क्यों इस्तेमाल होना है, ठीक है? अब फालतू में अगर यहाँ पे लाउडली तो चलो इसलिए लगा लिया, लेकिन यहाँ पे कई दफ़ा आपको वहाँ लाउडली लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बल्कि क्या होता है कि आपका गूगल ट्रांसलेटर अब फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं एक चीज़ के लिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर को ट्राई किया, तो वहाँ पे एक सेंटेंस में लफ्ज़ आ रहा था इम्प्लीमेंट, ठीक है? अच्छा, गूगल की मैं आपको बात बताऊँ, गूगल भी धोखेबाज है, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है? गूगल ट्रांसलेटर को जो लफ्ज़ का मतलब नहीं आता ना, वो आपका लफ्ज़ ही वहाँ से उसको इग्नोर कर देता है, वो देखता ही नहीं है उस लफ्ज़ को, और उसकी बजाय वो अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा लेकर आ जाता है,
और आपको चाहे उर्दू में सेंटेंस लिख के उसके इंग्लिश पूछ रहे हो, या उसको नहीं पता उर्दू के उस लफ्ज़ का, उसको नहीं पता, या फिर इंग्लिश के उस लफ्ज़ का नहीं पता, तो वो क्या करेगा, उसको बीच में ओमिट कर देगा और उसको ओमिट करके उसके अलावा उसका ट्रांसलेशन कर देगा और उससे उसकी ट्रांसलेशन चेंज हो जाती है। अब आप बताएं कि ये इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे, जो कि बहुत ही एक आम तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे। इम्प्लीमेंट का अमल दखल है ना हसनैन मेहंदी, अब आपको यहीं पे समझ आ जाएगी अमल दखल। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, अब वही ना, आपने आपका सबका माइंड का कहाँ गया, इम्प्लीमेंटेशन पे, है ना। और आपका जो गूगल है वो भी इम्प्लीमेंटेशन के, आप सेंटेंस में लिख के आप इसको देख लीजिएगा इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट को वो एज एन इम्प्लीमेंटेशन ही ट्रांसलेट करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट का मतलब है टूल, यानी औजार। औजार जो आपके होते हैं ना, काम करने वालों के, आपके कोई भी काम हुनरमंदी का, जो आप हथियार औजार, है ना, टूल। इम्प्लीमेंट का मतलब है टूल। ओके, तो रेडी राइटर इज ऑलवेज, इज नेवर विदाउट देयर इम्प्लीमेंट। लाइन क्या थी, लाइन क्या थी, क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अच्छा ये औजार, और लाइन थी रेडी राइटर is never without his implement and it और ये बात हो रही थी गॉड के बारे में, ठीक है ना। रेडी राइटर माहिर कातिब, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कातिब तकदीर है, हमारी जिंदगी का राइटर है। तो अब इसका गूगल ट्रांसलेटर से मैं आपको यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ। गूगल ट्रांसलेटर ने इसकी क्या ट्रांसलेशन की, वो एक तैयार मुसन्नफ कभी भी उसके नफास के बगैर नहीं होता, या फिर एक तैयार मुसन्नफ कभी भी इसके अमल के बगैर नहीं होता। अब ये देखें, उसने ये लाइन लिखी और उसने साथ में बता भी दिया कि मैंने ये वाले इंग्लिश के लफ्ज लिखे यहाँ पे, अ फिनिश्ड राइटर इज नेवर विदाउट हिज एग्जीक्यूशन। उसने इम्प्लीमेंट का एज एन इम्प्लीमेंटेशन करके उसका सिनोनिम करके एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन, तो उसने उस हिसाब से ये लाइन लिख के दे दी, ठीक है ना। और या फिर दूसरी ऑप्शन वो दे रहा है, एक तैयार मुसन्नफ कभी भी उसके अमल के बगैर नहीं होता, अ फिनिश्ड राइटर इज नेवर विदाउट हिज प्रोसेस। या इम्प्लीमेंटेशन, या उसने प्रोसेस कर दिया अमल, या फिर कर दिया क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक हो गया इम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप करते हो इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का आप मीनिंग देखते हो, इम्प्लीमेंट मीनिंग
ये देखें इम्प्लीमेंट मीनिंग, तो डिक्शनरी में वो सही बता रहा है, ठीक है ना, आपकी जो डिक्शनरी है वहां पे वो ठीक बता रहा है कि टूल, आ टूल, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब है पुट अ डिसीजन, प्लान, एग्रीमेंट, एग्जीक्यूट, अप्लाई, ये सब है, ठीक है, लेकिन एज ए नाउन, ठीक है ना। अब यही बात कि आपको क्या जरूरत है ये पढ़ने की, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे इसका मकसद क्या है, ये एज एन वर्ड यूज हो रहा है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, हाउ, वेयर, लाउडली, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे देखें इम्प्लीमेंट एज अ नाउन, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट नाउन है यहाँ पे, एज अ नाउन ये टूल है, और एक है यहाँ पे इम्प्लीमेंट वर्ब है, एज अ वर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट वर्ड एक है, लेकिन जब ये इस्तेमाल किया जाएगा तो ये अपने आप कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, उस इस्तेमाल के लिहाज से आपको पता होगा कि ये मैं एज अ नाउन भी इसको यूज कर सकता हूँ, और एज अ वर्ब भी एज अ वर्ब यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा एग्जीक्यूट करना, और एज अ नाउन यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि टूल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने ध्यान से अब पढ़ना होगा कि रेडी राइटर इज नेवर विदाउट हिज इम्प्लीमेंट, तो वो कभी भी अपने नफास के बगैर नहीं होता, क्या है। फिर मैंने उसके ऊपर काफी उसको थोड़ा सा ध्यान दिया मजीद के आया ये लग रहा है कि ये सही है, इसके जो कि मेरा एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा जो पैराग्राफ है, जो चीज मैं पढ़ रही हूँ, जो लाइन इससे पहले गुजरी है, क्या उसके साथ ये मैच कर रहे हैं। ये वाली लाइन इख्तियार मुसन्नफ कभी भी उसके नफास के बगैर नहीं होता, और लेकिन जब इम्प्लीमेंट एज अ टूल जब मैं उस पर पहुंची तो फिर मुझे हुआ कि हाँ, इसका मतलब है कि एक माहिर किताब कभी भी अपने औजार यानी अपनी कलम के बगैर नहीं होता। और इसकी पिछली लाइन ये थी कि एक रेडी राइटर ने, ये नहीं है कि उसने लिख दिया है और लिख के कलम रख दिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसमें करता रहता है। कहते हैं ना कि आप अपनी मेहनत से, अपनी काविश से अपना तकदीर भी बदल सकते हो, है ना। आप इतने खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, या फिर आप अपनी किस्मत खुद भी बदल सकते हो, आप इतनी मेहनत करो आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। तो जैसे जैसे आपका अमल बढ़ता है, जैसे जैसे आप अमल करते हो, वैसे वैसे आपकी, क्योंकि अब फ्री विल आपको मिली हुई है, तो उसके साथ ही आपका वो चल रहा होता है काम के, वो उसका जो कातिब तकदीर है आपका, उसने वो कलम रख नहीं दिया, उसने ये नहीं किया कि उसने लिख दिया है और बस उसने कलम रख दिया है, नहीं, उसके पास हमेशा कलम मौजूद है। सो अ रेडी राइटर इज नेवर विदाउट हिज इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट औजार यानी उसका कलम, ठीक है। तो फिर उसका पता चल गया पूरा कि उसका मतलब क्या है। अगर मैं अंधों की तरह इसके पीछे ही लगी होती, मैं कहती अच्छा चलो ठीक है, जान छुड़ाओ, यही कर दो, यही लिख लेती हूँ। तो अब मैं पर्सनल राइटिंग है, पर्सनल मेरी रीडिंग है, तो मैं उस रीडिंग में मुझे मैं वो ये चीज़ ही समझती रहूँ अपनी पूरी जिंदगी, इसका मतलब, तो वो मतलब तो नहीं ना मेरे दिमाग में गया, जो खुदा मुझे देना चाह रहा है, मतलब बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, जो बात वो मुझे समझाना चाह रहा है। इसी तरह से जब इंसान इंसान से, जब खुदा आपसे बात करता है उस वक्त भी आप अगर उसका पूरा मतलब, आपको जुबान नहीं पता है, आप जुबान पे आपने मेहनत नहीं थोड़ी सी करोगे तो आप मतलब नहीं समझोगे कि आखिर वो आपको क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से इंसान इंसान से बात भी करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो अगर आप लफ्ज़ों को उनके इस्तेमाल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उनके उसके क्या सेंस में करते हैं, उनके रोल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस लफ्ज़ ही भर रहे हो, तो और अगले बंदा जो कह रहा है वो बस ना समझ रहे हो ना अपनी बात समझा रहे हो, तो आपका भी अधूरा रह गया, आपका लाइफ साइकिल अधूरा रह गया। आप कहते रहोगे यार मैं करता तो बहुत मेहनत हूँ, है तो बड़ी चीज़ें, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या कमी आ जाती है, क्या रुकावट आ जाती है। तो खुदा की बातों को सही तरीके से समझने के लिए, इंसानों की बातों को सही समझ, और अपनी बात भी खुदा को समझाने के लिए, और फिर इंसान की बात समझने के लिए और इंसान को अपनी बात समझाने के लिए आपके पास टूल क्या है? आपके पास टूल हैं ये अल्फाज आपके, आपके पास टूल है आपकी ज़बान, आपके अल्फाज। ज़बान जिनके पास नहीं भी होती उनके पास भी अल्फाज होते हैं, तो अल्फाज को समझना, अल्फाज
एक ही लफ्ज़ किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या-क्या रोल है उसका, क्या-क्या रोल वो प्ले करता है, इसकी समझ होनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझ नहीं होगी, तो काम में भी और काम के बगैर भी। अपनी लिखने-पढ़ने से अपना ताल्लुक बनाइए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं होगी, तो आम ज़िंदगी में भी आपको बातें तो करनी पड़ती हैं, आपको कम्युनिकेशन तो करनी पड़ती है, किताबों के बाहर भी। तो अगर आपको समझ होगी अल्फ़ाज़ की, तो आपको एक्सप्रेशन सही से आएगा, एक्सप्रेशन सही होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन सही होगी, तो आपके काम बनेंगे और काम निकलेंगे। खुदा के साथ भी आप बात उस तरह से करोगे कि वो आपका काम उस तरह से बनाए, और फिर जब वो आगे इंसानों को वसीला बनाएगा, आपकी बात को समझकर और आप उसकी बात समझकर, तो फिर आपके रास्ते आसान होंगे, ठीक है? सो दिस इज़ द ये अहमियत है लैंग्वेज की, और इसलिए हम उसको डिटेल में थोड़ा-सा डिटेल, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये ग्रामर वो ग्रामर है जो आप स्कूल में पढ़ते हो। तो स्कूल में वो क्यों पढ़ाई जाती है? जो भी कोर्स में आपके चीज़ें होती हैं, उनका कोई रीज़न होता है, वो आपने ऊपरी-ऊपरी चीज़ें कर लीं, तो वो आपका था, लेकिन उसका मकसद था। तो hope you are satisfied with my answer. जी, हम बहुत से अल्फ़ाज़ को एज़ एन वर्ब ही यूज़ कर रहे होते हैं या एज़ अ नाउन ही यूज़ कर रहे होते हैं, और हमें उसके साथ क्या, तो इसलिए, और इसको एक्सरसाइज़ लाज़मी किया कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैंने लास्ट टाइम भी नहीं दी थी असाइनमेंट, और उससे भी, लेकिन क्या है कि असद अली जाके करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे ही वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उसको मुझे सेंड कर देते हैं। वो खुद से अपने सेंटेंसेस लिखते हैं और वो सेंड कर देते हैं कि वो उसमें ढूँढते हैं कि अच्छा ये ऐसे-ऐसे। तो आप भी प्रैक्टिस किया करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद ये क्लियर होगा कि अच्छा इसका, ये अगर आज मुझे लफ्ज़ का आज पता चल गया है, तो ये मैं ज़िंदगी में पहले भी इस्तेमाल करता था, अब करूँगा तो मैं कितनी ज़्यादा जानकारी से करूँगा, कितनी ज़्यादा अवेयरनेस से करूँगा। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँगा। तो अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारा लाउडली, ठीक है? अच्छा, अब ये मुझे बताएँगे आपके, ये जो वर्ड है, जब आप इसको बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे इसको? लिख के बस बताएँ। लास्ट 3 लेक्चर अपलोड नहीं हुए, जी, वो इस हफ्ते हो जाएँगे, होपफुली। इंटरनेट का इश्यू बहुत ज़्यादा था, तो ओके। इंटरनेट का इश्यू बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये क्यों, पूरी दुनिया में शायद ये इंटरनेट का इश्यू आया हुआ है, स्टेबल नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने आपसे सेंटेंस का मतलब नहीं पूछा, मैंने कहा कि आपने लाफ़, ये जो लफ्ज़ है, इसको आप प्रोनाउंस करोगे तो कैसे करोगे? जैसे उन्होंने लिखा, साजिद हुसैन ने लाफ्ड, लाफ्ड लिखा है, आप बताओ कि कैसे लिखोगे या कैसे बोलोगे? हाँ, 19 लेक्चर आपका नहीं हुआ, 19 लेक्चर तो अपलोड हो गया था शायद, नहीं 18 तक हुआ हुआ है, ओके। बस इसलिए रुके हुए हैं। ओके, इस हफ्ते ओके, आपने भी लाफ्ड लिखा है, ओके। अच्छा,
आज इंटरनेट वाले इंटरनेट ठीक करके तो गए हैं, होपफुली अब चलता रहेगा। वो कहकर भी गए हैं कि अब चलता रहेगा, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो होपफुली फिर इस हफ्ते आपके लेक्चर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। रिमेनिंग लेक्चर्स आज सर अब्बास की तरफ से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आपने सबने लिखा लाफ्ट, ठीक है। तो अब आप ये कीजिएगा, नए लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, तब तक आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला लेक्चर जो है ना, वो दोबारा सुनिएगा, ठीक है। ये सब आपकी ना आज की असाइनमेंट है कि आप जाके यहाँ पे प्ले लिस्ट से आप जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका लेक्चर है वो आपने सुनना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन सा वाला लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट, ताकि आप ये ना कहें पता नहीं वो कौन सा है, कौन सा नहीं है, हमें पता नहीं है, या फिर पूरी जाके देखनी पड़ेगी। ओहो, हमें ये पूरी जानी पड़ेगी, उसी से आप घबरा जाएंगे। तो ये इंग्लिश नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 आपने द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक ही टेंस है, एक ही टेंस में ये पूरा सॉरी एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर में पूरा मुकम्मल कर लिया था। ये आपने पूरा सुनना है और पूरा सुनने के बाद मैंने आपसे कल दोबारा पूछना है कि LAUGHED हेलो जी। तो ओके, तो समझ आ गई आपको। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज का आपका है, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाके सुनना है और फिर मैं आपसे कल दोबारा पूछूंगी कि इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। अच्छा चलें, अभी के लिए ये लाउडली हो गया और मैं अब आपको असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है। अभी आपको ये एडवर्ब पता चल गया, लाउडली है। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी, टाइम काफ़ी हो गया है हमारा, काफ़ी टाइम हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस लेकर आऊँगी और मैं आपको प्रेपोजिशन समझेंगे क्या है और वो क्यों यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं और असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी एडवर्ब्स की, तो वो फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चले, ठीक है। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं तो आप प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो फिर आप पूछ लीजिएगा ग्रुप से, ठीक है। ग्रुप में जाके लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।